नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और हर बार की तरह हम यही आशा करते हैं कि आप जहां हैं स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा समय बिता रहे हैं। तो आज है 16 मार्च और 16 मार्च को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन जिसका नाम है नेशनल वैक्सीनेशन डे। वैक्सीनेशन की जब बात आती है तो कोविड-19 हमारे सामने आ जाता है और हमें पता है कि कोविड-19 के समय वैक्सीनेशंस ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हम सभी भगदड़ में थे कि कब हमारा डोज 1, डोज 2 और उसके बाद उसका बूस्टर डोज भी लिया कि नहीं, वो सब हम अच्छे से ट्रैक रखते थे क्योंकि उस समय उस इन्फेक्शन का जिस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव था वो बहुत ही डरावना था और इसीलिए हमने उसके प्रिवेंशन में ये सारे कदम लिए। पर उसके अलावा भी हमारे आसपास में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं जो मौसम के बदलने से भी आते हैं और इन जनरल ये वैक्सीनेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे खुद के बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट डॉक्टर तुषार शाह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तुषार सर को हम सभी जानते हैं। सर एमडी पीडियाट्रिक्स हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर का खुद का हॉस्पिटल है जो है नवकार चिल्ड्रन हॉस्पिटल और कारेली बाग में ये लोकेटेड हैं। सर जो हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च केजीपी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं पिछले 5 वर्षों से और अकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स गुजरात चैप्टर के 2024 तक के सर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो सर थैंक यू अगेन आपका समय हमें देने के लिए। और आज का ये जो टॉपिक है मैं जानती हूँ कि आप इस टॉपिक पे बहुत बात करते हैं और हमेशा ट्राई करते हैं कि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करते रहें और इसीलिए हमने सोचा कि आपसे अच्छा एक्सपर्ट इस पे बात करने के लिए और कौन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं सर कि नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव हेतु क्या है। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस मंच पे वापस एक बार मौका दिया और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं वीएनएम पे आके आपके व्यूअर से बात करता हूँ। और आज का टॉपिक खास करके नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो 16 मार्च को हर साल अपनी गवर्नमेंट मनाती है 1995 से। सो 1995 में फर्स्ट टाइम पल्स पोलियो का कैंपेन शुरू हुआ था पोलियो इरेडिकेशन के लिए। और आप सभी जानते हैं कि 2011 के बाद इंडिया में एक भी पोलियो के केस नहीं आया है। 2014 में डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया। पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट पोलियो नाबूद होने पर है। सो वी आर अबाउट टू इरेडिकेट पोलियो एक्सेप्ट फॉर 2 कंट्रीज, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पोलियो नहीं है। तो अभी वी आर ट्राइंग एंड होपिंग कि वहाँ से भी चला जाए। तो जैसे स्मॉल पॉक्स को, सितड़ा को नाबूद कर दिया, उसी प्रकार से हम पोलियो को भी नाबूद कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत थी पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन की जो शुरू हुई 16 मार्च 1995 में विद द फर्स्ट डोज ऑफ पल्स पोलियो। एंड उसी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 मार्च को उसको याद करते हुए ये बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ कोर्स जब ये सेलिब्रेट करते हैं तो वी वांट टू स्प्रेड द मैसेज कि वैक्सीनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन से हम कितने सारे डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। पोलियो एक एग्जाम्पल है, पर उसी तरह से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर चुके हैं और बहुत सारे वैक्सीन है जिसकी हम बात करेंगे। तो जिस चीज़ को भी लोगों तक पहुंचाया जाए, आपने कोविड की बात की, तो वैक्सीन हेल्प करता है डिसीज प्रिवेंशन में, मॉर्बिडिटी रिडक्शन में, मॉर्टालिटी प्रिवेंशन में, माने लोग बीमार ना पड़े, मर ना जाए और अच्छी सेहतमंद लाइफ जी सके। करेक्ट, बहुत सही बताया सर आपने कि वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो जो उनके ग्रोइंग ईयर्स है उसमें शायद वैक्सीनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर, जब हम वैक्सीनेशंस की इन जनरल बात करते हैं, आपके हिसाब से पेरेंट्स जो हैं वो क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ डील करते हैं, ऐसे कौन से वैक्सीनेशंस हैं जो सही मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको अपने समय पर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सही बात है। सो जब हम नेशनल वैक्सीनेशन डे की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं, जानते हैं कि ये सब भी वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो माँ बाप के लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे बच्चों के लिए या बच्चे के लिए कौन सी वैक्सीन जरूरी है। हम अभी बात कर रहे थे कि ये ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो चाइल्ड
लाना चाहते हैं दुनिया में। एक बच्चा होता है जो पहले 3, 4, 5 बच्चे होते थे, और एक ही बच्चे या 2 बच्चे को बड़ा करना मतलब बहुत ध्यान रख के और बहुत सेफ और वेरी प्रेशियस चाइल्ड होते हैं ईच एंड एवरी चाइल्ड। सो कभी भी हम चाहते हैं कि ये बीमार ना हो, और कभी बीमार हो तो ऐसी बीमारी ना हो कि जिसका कोई इलाज ना हो या उसकी वजह से कोई और मुश्किलें लाइफ में आ जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ने तो ऐसा कहा है कि आफ्टर सेफ वाटर द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज या वे इन विच वी कैन प्रिवेंट मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी इज वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इतना महत्व का है। बर्थ के टाइम पे सभी बच्चों को 3 वैक्सीन दी जाती है। एक है BCG, एक है पोलियो और एक है हेपेटाइटिस बी, जो जहरी पीलिया की टीका हम कहते हैं जी। फिर 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे त्रिगुणी पोलियो, हेपेटाइटिस बी माने जॉन्डिस, HIV माने मगज के बुखार की, न्यूमोनिया माने PCV और रोटावायरस ओरल वैक्सीन रोटावायरल डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। फिर 6 मंथ्स पे फ्लू वैक्सीन और टाइफाइड वैक्सीन। फिर 9 मंथ्स पे ओरी जो कहते हैं वो मीजल्स, उसके साथ मम्स और रुबेला आता है तो MMR वैक्सीन माने खसरा, गाल पचोड़ा और जर्मन मीजल्स कहते हैं उसको हिंदी या गुजराती में। और उसके साथ साथ 1 साल पे फिर जो आता है वो हेपेटाइटिस ए जॉन्डिस की वैक्सीन, फिर 1.25 साल पे आती है, फिर 1.5 साल पे, फिर 2 साल पे, फिर 5 साल पे और फिर 10 साल पे। तो फिर कम हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़ी ज्यादा है, सेकेंड ईयर में थोड़ी कम है और उसके बाद काफी कम है। लेकिन जो वैक्सीन जिस वक्त देनी चाहिए वो अगर देते हैं तो राइट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द लाइफ, पूरी जिंदगी तक का प्रोटेक्शन मिलता है। टाइफाइड का 1 डोज लेने से लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिल सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब ये वैक्सीन होती ही नहीं थी तब शायद लोगों को पता नहीं था, बट अब जब ये अवेलेबल है तो पक्का लेनी चाहिए। और इसमें से काफी सारी वैक्सीन ऐसी है कि जो गवर्नमेंट में फ्री दी जाती है, तो उसमें कहीं पैसा खर्च करने का या बहुत बड़ा एक्सपेंस करने की भी बात नहीं है। आप अपने आसपास के अर्बन हेल्थ सेंटर या PHC या CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई भी गवर्नमेंट सेंटर पे या आंगनवाड़ी पे जाके भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। वहाँ आशा वर्कर्स देते हैं, तो जो वैक्सीन गवर्नमेंट में फ्री मिले वो वहाँ ले सकते हैं। जिन चीज़ों के लिए जो वहाँ नहीं मिलेगी या गवर्नमेंट में अभी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम प्राइवेट पीडियाट्रिशियन या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके ले सकते हैं। राइट। आई थिंक सर ने बहुत ही डिटेल में बता दिया कि कौन सी वैक्सीनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन रिकॉर्ड जो है आपके बच्चे का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्या कहेंगे सर इस बारे में? 100%, बिकॉज बहुत बार हम सोचते हैं कि ये वैक्सीन रिकॉर्ड था, फिर हमने घर बदली किया तो फेंक दिया, या बहुत टाइम हो गया अभी तो बच्चा बड़ा हो गया तो डिस्कार्ड कर दिया, एंड सडनली फिर आपका बच्चा फर्दर स्टडीज के लिए US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कोई कंट्री जाना चाहता है। तो ये सभी वैक्सीन इज एज गुड, द रिकॉर्ड इज एज गुड एज अ पासपोर्ट रिकॉर्ड। मतलब आपके पास आपका पासपोर्ट खो गया तो आप 2 कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते। उसी प्रकार से एक्चुअली अगर ये वैक्सीन रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया या कहीं मिल नहीं रहा है तो वो डेट कहां से लाएंगे? हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने सभी वैक्सीन लगाई है, मुझे पता है, लेकिन जब तक आप रिकॉर्ड डेट्स के फॉर्म में या सर्टिफिकेट बना के अच्छे से उनको नहीं दोगे तो वो कॉलेजेस वहां एडमिशन नहीं कंसीडर करती, या वापस सभी वैक्सीन वापस लेने की बारी आएगी। तो मेरा ऐसा सबको कहना, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि वी शुड मेंटेन दिस रिकॉर्ड, कभी भी डिस्कार्ड ना करें। पूरा वैक्सीनेशन जब हो जाए तो उसको एक जेरोक्स करके या स्कैन करके कहीं भी अपलोड कर दे, जिससे कि कहीं भी मिसप्लेस होने का कोई डर ना रहे। करेक्ट। आई थिंक क्योंकि मुझे पता है, अभी जब हाल ही में कुछ एजुकेटर्स के साथ मैं बात कर रही थी तब पता चला कि कुछ बच्चों के एडमिशन प्रोसेस में तकलीफें आई क्योंकि उनके वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल नहीं थे। तो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सुझाव दिया है कि आप उसको जेरोक्स करवा के कहीं पर या PDF बना के कहीं उसको सेव कर दें, ताकि अगर चांस, शायद हो सकता है कि कई बार डॉक्यूमेंट फट जाए, पर अगर आपके पास वो सॉफ्ट कॉपी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आगे बढ़ते हैं इसको लेकर टॉपिक को, और मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम वैक्सीनेशंस की बात करते हैं तो आई एम श्योर आप भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते होंगे कि कुछ चीज़ों के लिए हम पेरेंट्स को समझा सकते हैं पर कुछ चीज़ों के लिए समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जब हम वैक्सीनेशंस की बात करते हैं? इन पर्टिकुलर अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो वो आपको क्या लगते हैं, अगर आप बताएं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वैक्सीनेशन जो क्लास ऑफ पेशेंट्स हम डील करते हैं सिटीज़ में उसके लिए तो इजी है, बट रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया या पेरीफरी में जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ पे थोड़ी मुश्किल आती है। सो चैलेंज नंबर 1 इज़ प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। माने माँ बाप को ये पता ही नहीं था कि ये वैक्सीन लगानी जरूरी है। सो उनके अवेयरनेस के लिए ही ये प्रोग्राम या इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। इसीलिए ये गवर्नमेंट भी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट करती है। तो हम
लोगों तक ये अवेयरनेस या जागरूकता फैलाए कि कौन कौन सी वैक्सीन कब क्यों लेनी चाहिए। सो कौन से डिसीज को प्रिवेंट करती है, कोई कैंसर के सामने प्रिवेंट करती है, कोई इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, कोई गंभीर इन्फेक्शन या बीमारी को प्रिवेंट करती है। तो ये सब जागरूकता लोगों तक पहुंचे, उसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स नंबर 1। नंबर 2 कि कोई कोई वैक्सीन फ्री अवेलेबल है गवर्नमेंट में, बट कोई कोई वैक्सीन के लिए स्पेंड करना पड़ता है। सो एक कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट है कि जिसके लिए काफ़ी कोई लोग जिनका कुछ बजट नहीं है या उनको स्पेंड करने की प्रायोरिटी नहीं है तो वो लोग नहीं करते। बट मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जिनकी बजट का इश्यू नहीं है, दे डोंट माइंड स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन अदर लग्जरी आइटम्स या अदर फन आइटम्स, जैसे कि मूवी देखने जाना है मल्टीप्लेक्स में, या ये सब खर्चे में कभी सोचेंगे नहीं। बट अगर हेल्थ के बारे में या वैक्सीनेशन के रिलेटेड एक्सपेंस करना पड़े तो बहुत सोचते हैं। तो मेरा उनसे खास करके गुजारिश है कि भाई ये समझो कि ये वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सपेंस की तरह ना देख के एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जाए कि आप आपकी बच्चों की हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आगे जाके बीमार ना पड़े, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो उसको ट्रीट करने का या उसके पीछे जो खर्चा आता है वो काफी बड़ा है। तो ये वैक्सीनेशन इज ए गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू एंड अप स्पेंडिंग मच मोर, नॉट ओनली बाय मनी टर्म्स बट इवन मेंटली एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो वो बचने के लिए ये करना जरूरी है। और दूसरी बात है कि आजकल सोशल मीडिया के स्प्रेड जो होता है उसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फोडेमोलॉजी भी हम देखते हैं कि जहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट होती है या कोई गलत न्यूज़ प्रोपोगेट होता है। किसी ने लिख दिया कोविड वैक्सीन लेते हैं तो इन्फर्टिलिटी हो जाती है, किसी ने लिख दिया कोविड वैक्सीनेशन से किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो वो गलत न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, उसको कोई वेरीफाई नहीं करता है और ये गलत न्यूज़ को पढ़ के बहुत सारे लोग डर जाते हैं अबाउट द कंसर्न्स रिलेटेड या रॉन्ग कंसर्न्स आई वुड से। सो कोई भी वैक्सीन अगर मार्केट में अवेलेबल है तो ये जानना समझना जरूरी है कि ये वैक्सीन के ऊपर बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए गए हैं, ये एंश्योर किया गया है बाय प्री क्लिनिकल स्टडीज इन एनिमल्स एंड देन क्लिनिकल स्टडीज इन ह्यूमन बींग्स कि ये वैक्सीन सेफ है। जब तक वैक्सीन सेफ नहीं होगी तब तक वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगी। तो अगर मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है मतलब उसका सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है, और अगर सेफ है तभी वो वैक्सीन लगने वाली है। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न या उसका कुछ डाउट है तो डेफिनेटली डॉक्टर से डिस्कस किया जाए और उस जो भी मिसकंसेप्शन या मिथ है उसको एलिमिनेट करेंगे हम। राइट, बहुत सही बताया आपने। लेकिन अक्सर हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि हम अपने आसपास में जो पीयर ग्रुप है उनसे सजेशंस लेते हैं, उनकी राय ले लेते हैं। पर शायद सर ने बहुत सही कहा कि अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट है तो बेस्ट जो है वो है उस फील्ड के एक्सपर्ट्स, तो उनसे आपको बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आपने थोड़ी देर पहले एक लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशंस बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लेने चाहिए। ऐसे कोई वैक्सीनेशंस हैं सर जो आने की तैयारी में है या फिर जो सही में इंपॉर्टेंट है लेकिन वो लिस्ट में मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? सो लिस्ट ऑलमोस्ट जो भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनके पास एक फाइल या कुछ वैक्सीन रिकॉर्ड यूजुअली उनके पीडियाट्रिशियन या उनके फैमिली डॉक्टर उनको देते हैं। इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी जो कार्ड मिलता है, ग्रीन कार्ड या जच्चा बच्चा कार्ड कहते हैं हम, तो वो कार्ड में भी पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि कौन कौन सा वैक्सीन लेने चाहिए। ऑफकोर्स गवर्नमेंट का जो कार्ड है उसमें गवर्नमेंट में जितने वैक्सीन मिलते हैं उसके बारे में ही मेंशन है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल से या हम फैमिली डॉक्टर से अपना कार्ड लेते हैं उसमें जो गवर्नमेंट में नहीं मिलते उसके बारे में भी रिकॉर्ड होता है। ये भी एक रीजन है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो लोग वैक्सीन नहीं लेंगे। सो वैक्सीन जब लेते हो तब अच्छे से डॉक्यूमेंट करो और वो डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करो। अब कौन से नए वैक्सीन आने के चांसेस है कमिंग ईयर्स या ईयर में, तो जैसे मैंने बताया था बीच में पहले भी हम एक बार मिले तब कि ये HPV वैक्सीन जो गर्भाशय के कैंसर की वैक्सीन है वो अभी प्राइवेट में अवेलेबल है, बट वेरी सून मोस्टली विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स वो गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हो जाएगी, ऑफकोर्स फॉर अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ फीमेल्स ओनली। और टाइफाइड भी हो सकता है कि अनदर नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर में गवर्नमेंट शेड्यूल में आ जाए, तो वो उतना कॉस्ट हम बचा पाएंगे फॉर कॉमन पीपल। जो वैक्सीन अपने कंट्री में अभी अवेलेबल नहीं है और आने के चांसेस है उसमें मुझे एक लगता है कि डेंगू वैक्सीन है। तो डेंगू की महामारी है, बहुत प्रॉब्लम होता है खास करके मानसून एंड पोस्ट मानसून टाइम में, और ये वैक्सीन अभी ऑलरेडी अवेलेबल है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इवन आई थिंक सिंगापुर में। तो वो
सेफ वैक्सीन है, अभी इफेक्टिव है। उसकी एक टकेडा करके जापान की कंपनी है जो लॉन्च करेगी मोस्टली, ऐसा लगता है। और वेरी वेरी सून दिस वैक्सीन, मतलब उनके स्टडीज इंडिया में चल रहे हैं उसकी, बिकॉज ये वैक्सीन अप्रूव्ड है दूसरे कंट्री में, पर इंडिया में ऐसा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया माने DCGI जब तक इंडिया का डेटा जनरेट करके उनको ना दे तब तक ये वैक्सीन का अप्रूवल नहीं मिलता। तो इसका डेटा इंडिया में जनरेट होके सबमिशन के फेज पे है, और एक बार ये सब डेटा जनरेट करके सबमिट हो जाएगा तो DCGI अप्रूवल देगी, तो ये वैक्सीन भी मुझे लगता है वेरी सून इट विल बी अवेलेबल इन आवर कंट्री। अनदर इज RSV वैक्सीन। तो ये RSV वैक्सीन भी छोटे बच्चों में, एल्डरली में, इवन प्रेग्नेंट लेडीज में, जो रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, जो बहुत सारे बैड वायरसेस या ब्रोंकियोलाइटिस या ब्रीदिंग डिफिकल्टी करता है, उसकी भी रिलेटेड एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वैक्सीन है जो भी शायद वेरी सून, इट इज सेड के नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में आएगी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है। भारत बायोटेक कंपनी, एबट कंपनी, सीरम, ये सब अवर ओन इंडिजिनस इंडियन कंपनीज है जिनकी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 10-15 वैक्सीन पे ये लोग काम कर रहे हैं, और ये बहुत सारी वैक्सीन ऐसी है कि जो कमिंग डिकेड में इंडिया में और भी कंट्रीज में अपने तरफ से एक्सपोर्ट होके जाएगी। ओह, दैट्स अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, और हम भारतीयों के लिए बहुत प्राउड वाली बात हो जाएगी जब हम ये वैक्सीन अपने भारत के सिवाय बाकी कंट्रीज में भेजेंगे, और वहाँ की जो तकलीफें हैं अगर उसमें हम थोड़ा सा भी मदद रूप हो सकें तो। सर, आपके हिसाब से, आप जब एक मेडिकल फील्ड में आप इतने सालों से हैं, एज एन एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, कौन से चैलेंजेस आप देखते हैं इन योर रूटीन लाइफ जब बात वैक्सीनेशंस की आती है? सो अगेन कमिंग टू द चैलेंजेस, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग समझते हैं, बट मैंने देखा है कि जब 2 बच्चे होते हैं ना तो फर्स्ट चाइल्ड में बहुत लोग सिंसियर होते हैं और टाइम टू टाइम मैनेज कर लेते हैं, अच्छे से जाते हैं, अच्छे से डेट टू डेट चले जाते हैं और करते हैं। सेकेंड चाइल्ड जब ही आता है तब उनका वो एटीट्यूड एकदम स्लगिश और स्लो हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे मिस ऑन द डेट। सो अपॉइंटमेंट उनको पता है कि ये वैक्सीन इस टाइम पे लेना जरूरी है, बट उनकी प्रायोरिटी कुछ और या कहीं और अटक जाते हैं, एंड फिर वो डिले हो जाता है, फिर उनके ध्यान से निकल जाता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मैं, हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और वी गिव रिमाइंडर्स टू ऑल आवर पेशेंट्स। सो जितने भी पेशेंट्स मेरे यहाँ वैक्सीन लेते हैं, या मेरे जैसे बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस बड़ौदा में जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो लोग सबको SMS जाता है, व्हाट्सएप मैसेज जाता है कि आपका वैक्सीनेशन आज ड्यू है, ये पर्टिकुलर डिसीज के सामने ये क्या वैक्सीन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सभी चीज उसमें जाती है। और उसके साथ साथ उनको ध्यान पे लाया जाता है कि हाँ ये तो मैं भूल ही गया था या भूल ही गई थी, तो वो लोग तुरंत आ जाएंगे। सो दिस इज वन चैलेंज विच दे फॉरगेट द डेट के आज लगना था, क्योंकि कुछ और काम आ जाता है और फिर वो याद रहता नहीं है, और थोड़े दिनों के बाद तो पूरा माइंड में से निकल ही जाता है। क्या काफी लोग ऐसा कहते हैं कि आज ही फाइल खोली तो याद आया कि ये तो 2 महीना ऊपर चला गया। सो और काफी वैक्सीन में एक ही डोज हो तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन काफी चीज में कैसा होता है कि एक डोज 2 महीने के बाद दूसरा डोज, 6 महीने के बाद तीसरा डोज, अभी फर्स्ट तो लग गया, 2 महीने बाद वाला भूल गया, तो वो सब पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो आपको स्केड्यूलिंग, रीस्केड्यूलिंग करना पड़ता है, और थोड़ा उसका भी साइंस है जिस तरीके से वो वैक्सीनेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो ऐसे चैलेंजेस है कि जो लोगों को समझना चाहिए कि एक बार वैक्सीनेशन हम शुरू करते हैं तो अपना पर्पज है कि प्रोटेक्शन मिले, और कंप्लीट प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब हम शेड्यूल को कंप्लीट करें। सो ये चीज है कि जिसको पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। राइट सर, आपने स्केड्यूल की बात की जहां पर वैक्सीनेशन की, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ पेरेंट मेरा सेकंड डोज अगर मुझे देना है पोलियो का और मैं भूल गई हूं बच्चे को देना, तो वो क्या ड्यूरेशन आइडियली होना चाहिए जिसमें वो डोज दे देना चाहिए? मतलब ऐसा कोई अलर्ट है उसमें कि फिर 2-3 महीने चले जाएंगे तो चलेगा? नहीं, तो ऐसा एक्चुअली ये हर एक चीज का साइंस है। सो कोई भी वैक्सीन, सपोज मैं बोलूं कि टाइफाइड का वैक्सीन 6 मंथ्स पे दे सकते हैं या MMR 9 मंथ्स पे दे सकते हैं, तो अपने मन में ये प्रश्न तो हमेशा उठेगा कि ये 9 मंथ से पहले क्यों नहीं दे सकते या 6 मंथ से पहले क्यों नहीं दे सकते। तो कोई भी शेड्यूल बनता कैसे है, तो हम ये देखते हैं कि ये बीमारी कब होती है। जैसे ये बीमारी अभी होती है तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने का मतलब, लेकिन ये बीमारी होने का चांस ही नहीं है तो उसको प्रिवेंट करने की जरूरत भी नहीं है। तो उस एक चीज वो है। दूसरा, मेरी इम्यून सिस्टम, मतलब मैं वैक्सीन देता क्यों हूं या वैक्सीन से होता क्या है। तो जब हम वैक्सीन देते हैं तो वो जो भी हम अंदर इंजेक्ट करते हैं उसमें उस साइंटिफिकली उसका मटेरियल है कि जो इनएक्टिवेटेड है या उसका फ्रेगमेंट है या उसका DNA है या उसका RNA या उसका कोई तत्व है कि जिस चीज को अंदर इंजेक्ट करने से वो बीमारी के रिलेटेड एंटीबॉडीज या उसकी इम्यूनिटी उत्पन्न होगी और वो डिसीज नहीं होगा। सो अभी ये जो इम्यूनिटी हम
बना रहे हैं वो इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो मैं अगर बहुत छोटे बच्चे को MMR वैक्सीन देता हूं जो लेस देन 9 मंथ्स या 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स पे, तो वो इम्यून सिस्टम उतनी एक्टिवेटेड है ही नहीं कि वो उसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो अगर वैक्सीन अपटेक नहीं होता है, माने वो वैक्सीन देने के बाद उसके रिलेटेड इम्यूनिटी हम बना ही नहीं पाते, तो वो वैक्सीन देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। या बहुत जल्दी दे दिया या उसके कोई एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस है तो हम अवॉइड करेंगे। सो अ राइट टाइम राइट वैक्सीन देने से राइट काइंड ऑफ इम्यूनिटी विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड। अब जब शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो कोई ये साइंटिफिक चीज है, लेकिन आपने पूछा इसलिए बताता हूं कि 2 लाइव वैक्सीन देने के बीच में 4 वीक्स का गैप इज मस्ट। उससे पहले काफी लोग ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे तो आप जल्दी कर दो ना, फिर हमारे पास टाइम नहीं है बाद में, तो आप लेस देन 4 वीक्स में अगर वैक्सीन लेते हो तो वो दोनों डोज की इफेक्ट जो आनी चाहिए वो ठीक से नहीं आती है। सो वी कैन नॉट हरी अप, वी कैन नॉट डिले, बट वी नीड टू गिव इट एट द राइट टाइम। अनदर थिंग इज के कभी रह गया, जैसे कि एक डोज लगाया दूसरा 6 महीने के बाद लगना था, बट गलती से वो 8 महीने के बाद आया या 1 साल के बाद आया कि वो तो फिर मैं भूल ही गया था, अभी आया हूं तो लगा दूं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लगाना तो सही है और एक ही डोज लगता है, वापस पूरा शुरू करना पड़ता है ऐसा नहीं है, बट वो कंप्लीट करते हैं तभी उसका प्रॉपर इम्यूनिटी हुआ। तो बीच में काफी फेज ऐसा था कि जहां पे वो इनकम्प्लीटली प्रोटेक्टेड था या उसका इम्यूनिटी जितना होना चाहिए उतना ठीक से नहीं था। तो ये बात समझना जरूरी है कि कोई भी शेड्यूल अगर हम मेंटेन करते हैं तो बेस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं और बेस्ट इम्यूनिटी और जो उसका रियल पर्पज है वैक्सीन का वो सर्व होता है। बहुत सही बताया सर आपने, और एज अ पेरेंट हमें ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है, मैं जब आप कह रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें यहाँ जाना है तो वैक्सीन एक्चुअली स्केड्यूल्ड है 10 दिन बाद, पर हम 10 दिन पहले उसको ले रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि फैमिली डॉक्टर्स होते हैं तो दे भी देते हैं, बट आई थिंक हमें एज अ पेरेंट इसको समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन्स को सही समय पर लगाना कितना इम्पॉर्टेंट है, और उसका जो भी सर ने जैसे बताया पूरा स्ट्रक्चर वो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर आज के दिन अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारी ऑडियंस को इस वैक्सीनेशन डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे याद आई कि जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो अनलाइक अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या अदर मेडिसिन या अदर ड्रग्स, ये बहुत यूनिक चीज है। क्योंकि यूनिक चीज इसलिए है कि इसका कोल्ड चेन भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी दवाई तो हम कहीं से भी रखे, पॉकेट में लेके चले जाए और खा ले या कभी भी यूज करे चलेगा। काफी लोग वैक्सीन लेके आ जाते हैं कि ये लगा दो, पॉकेट में लेके आते हैं, थैली में लेके आते हैं, तो उस वैक्सीन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। काफी लोग आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करे तो बोलते हैं मैं वैक्सीन साथ में ले जाऊंगी, वहां पे लगवा दूंगी, वहां मिलना मुश्किल है, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में। तो ये समझना जरूरी है कि ये वैक्सीन का कोल्ड चेन माने द राइट टेम्परेचर एट विच द वैक्सीन इज टू बी केप्ट। अगर उस कोल्ड टेम्परेचर रेंज के बाहर वैक्सीन जाता है तो उसकी कोई इफेक्ट होती नहीं है। सो उसी रेंज ऑफ टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर प्रिजर्व्ड एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर अच्छे से वैक्सीन को प्रिजर्व नहीं करेंगे और कहीं भी उठा के कहीं भी लेके जाएंगे और लगवाएंगे तो भी उसकी सही इफेक्ट होना डाउटफुल है, और इसीलिए वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन के मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, very, very और आपने बहुत सही कहा कि हम खुद ही अपना ही डॉक्टर बन के ले आते हैं और कहते हैं कहीं से मुझे मिल गया, सस्ते में मिल गया, ऑनलाइन मंगा लिया, ये भी आजकल ऑनलाइन भी मिलना शुरू हो गया है। तो उसका कोल्ड चेन का कोई अश्योरेंस नहीं है, तो योर वैक्सीन इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। तो कॉस्ट इज वन एस्पेक्ट बट द इफेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग वैक्सीन इसलिए ले रहे हैं कि हमको उस डिसीज के प्रिवेंशन मिले, ना कि हम पैसे बचा पाए। तो वो भी चीज को ध्यान में रखना खास जरूरी है। और कमिंग टू द लास्ट पॉइंट के मैसेज, तो सभी श्रोतागणों से मेरा तो ये नम्र विनंती है कि कोई भी डाउट हो तो आपके डॉक्टर से डिस्कस करें, बट वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे काफी सारे सही गलत न्यूज जाते हैं, कहीं किसी का कुछ रेयर इवेंट हुआ हो तो उस बात को बहुत प्रोपोगेट किया जाता है जो वैक्सीन से रिलेटेड शायद ना भी हो। तो कोई भी गलत न्यूज पे ध्यान ना देते हुए आई वुड सजेस्ट के टॉक टू योर डॉक्टर, कंसल्ट योर डॉक्टर, डिस्कस विद देम कि कौन कौन सी वैक्सीन है, किस बीमारी के सामने प्रिवेंशन देती है, किस डोज शेड्यूल में देनी चाहिए, कैसे लेनी है, कोई एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस है कि नहीं, वो भी आप पूछ सकते हो। और वैक्सीनेशन के बाद यू एंश्योर दैट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज डन। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स नॉट ओनली राइट द नेम ऑफ द वैक्सीन, बट वो लोग उस पे से पील ऑफ स्टिकर निकाल के भी यूजुअली साथ में लगा देते हैं टू मेक श्योर दैट द राइट वैक्सीन वाज गिवन
विच वॉज नॉट एक्सपायर्ड फ्रॉम ए गुड कंपनी, एवरीथिंग ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए सभी को वैक्सीन लेना जरूरी है ऑन दिस नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। और सर ने तो सब कुछ बता दिया है हमें, उन्होंने हर चीज़ को आपके लिए धीरे 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 तोड़ के आपको समझाने की कोशिश की है स्टार्टिंग टू एंड। आई थिंक अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिन जिन पेरेंट्स ने अभी तक अपने वैक्सीनेशन, बच्चों के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स कुछ महीनों से नहीं देखे हैं, तो फटाफट जाएं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड निकालें और एक बार चेक कर लें कि सारे वैक्सीनेशन जितने स्केड्यूल्ड हैं, क्या वो आपने अपने बच्चे को समय सर दिए हैं या नहीं। अगर नहीं दिया है तो तुरंत फोन उठाएं और अपने पीडियाट्रिशियन से अगले ही हफ्ते अपॉइंटमेंट लेकर प्लीज ड्यू वैक्सीनेशंस को लगवाएं। और जो रिकॉर्ड है उसका भी प्रिंट निकालकर संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर हमने सब मेंटेन कर लिया तो कल जाके 10 साल बाद हमारा बच्चा हमें कोसेगा नहीं ये कह के कि आपने मुझे वैक्सीन लगवाई थी पर उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। तो ये ना हो, इसीलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ को संभाल के रखना, स्पेशली ये डॉक्यूमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जहाँ हैं स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स पहले जाकर अभी जाकर चेक कर लीजिए। तो इस वीडियो को आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि वैक्सीनेशंस हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने बच्चों की बात की है, पर बड़ों के लिए है, चाहे एल्डरली हैं, सब एज में अलग अलग तरह की वैक्सीन लगती हैं। तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा रिसर्च करें, अपने डॉक्टर से पूछें। और बच्चे हर घर में होते हैं, इसलिए ये वीडियो जो है वो आपको पक्का शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तंदुरुस्त रहें, सेफ रहें, वैक्सीनेशंस टाइम से जरूर लगाते रहें। वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।